अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कसूर के इलाके चुनिया में 15 रोज पहले 4 बच्चों के कत्ल का वाकया सामने आया था। 17 सितंबर को चुनिया में बच्चों की तशद्दुद शुदा लाशें मिली थी। इन बच्चों को 2.5 माह के दौरान चुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किया गया। वालिदैन अपने बच्चों की तलाश के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, जगह जगह उन्हें ढूंढते रहे, मगर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर 17 सितंबर को इन बच्चों की लाशें मिली और आज इस केस में अहम पेशरफ्त फाइनली सामने आई है। पंजाब हुकूमत पर दबाव था, वजीर आजम की तरफ से प्रेशर था। वजीर आजम ने इस वाक़े पर बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए, डीपीओ का तबादला किया, पुलिस में अहम तबादले किए और कहा कि इस वाक़े के बाद पुलिस का एहतसाब होगा। कसूर की पूरी पुलिस को ओवरहॉलिंग की जाएगी। अब 4 बच्चों की ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में तफसीलात आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उनका कहना था कि चुनिया वाक़े के एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। वज़ीर आला ने कहा कि एक बच्चे की लाश और 3 बच्चों की हड्डियों के डीएनए से उनकी शनाख्त की गई। बच्चे फैज़ान और अली हसन के कपड़ों से मिलने वाले नमूने मैच कर गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 4 वारदातें सुहेल शहजाद नामी मुलजिम ने की हैं। ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। फैज़ान के कपड़ों पर मौजूद सीमन और अली हसन के कपड़ों पर मौजूद ब्लड से एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया और इस सस्पेक्ट का नाम सुहेल शहजाद वल्द मोहम्मद असलम है और इसकी उम्र 27 साल और ये तमाम 4 वारदातें इसी सीरियल किलर ने की हैं। इंशाअल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े हम पूरे कर रहे हैं। फौरी तौर पर केस एटीसी कोर्ट में चलेगी और रोज़ाना की बेस पर इसकी समाअत होगी खुसूसी केस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने मुलजिम से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए बताया कि मुलजिम सुहेल शहजाद की उम्र 27 साल है, वो गैर शादीशुदा है। मुलजिम सुहेल शहजाद लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाता है। आईजी पंजाब के मुताबिक मुलजिम सुहेल शहजाद आदी मुजरिम है, पहले भी सजा याफ्ता है। मुलजिम ने जून में 1 बच्चे, अगस्त में 2 बच्चों के साथ और 16 सितंबर को 4थे बच्चे के साथ ज्यादती की और उन्हें कत्ल किया। 2011 में भी मुलजिम ने 5 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर उसे 5 साल की सजा हुई थी, मगर मुलजिम 1.5 साल सजा काटने के बाद बाहर आ गया था। जैसे ही मुलजिम का डीएनए मैच कर गया, उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको अदालत में पेश किया जाएगा। चुनिया में 4 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया 17 सितंबर को सामने आया था, जिसके बाद तहकीकात का फौरी तौर पर आगाज हुआ। जेआईटी बनाई गई, जियो फेंसिंग का अमल शुरू हुआ। जैसे ही मीडिया पर बात सामने आई तो वजीर आजम ने भी नोटिस लिया। इलाके में वोटर लिस्ट लेकर डीएनए टेस्ट किए गए। बुरी शोहरत के हामिल अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और वाकये के 15 रोज बाद आज मुलजिम का सुराग लगा लिया गया। इस वाकये के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया। आज खुद चीफ मिनिस्टर ने इस हवाले से मीडिया को आगाह किया, उनसे कुछ सवालात भी हुए। क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शाहजेब, इसके बारे में मालूमात ये हैं कि इसकी मुलजिम की गिरफ़्तारी का पहले से ये ऐलान हो चुका था कि गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पुलिस ज़राए इस बात पर तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि हमने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इस बात की तस्दीक की कि मुलजिम यही है 4 बच्चों का कातिल, जो कि पहले ज़्यादती करता था फिर ये कत्ल करता था। और उन्होंने ये भी बताया, डिटेल जो उनसी थी, कि ये मुलजिम जो है ये आदी मुलजिम है और पहले लाहौर में काम करता रहा, लेकिन रहने वाला राना टाउन चूनिया का ही है और उसी इलाके का है जिस बच्चे के जहाँ से बच्चे अगवा हुए थे। और बाकायदा तौर पर इस बंदे पर पहले भी एक FIR है और ये काम करता रहा है। 5 साल की इसको सज़ा हुई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ये वापस आके उसने दोबारा यही काम किया। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला ने ये बताया कि हमने तमाम अपने सोर्स जो हैं इस बात पे लगा दिए थे, तमाम कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ को खुद मुख्तार बना दिया था, उन्हें तमाम वसाइल प्रोवाइड किए थे कि हर सूरत मुलजिम को गिरफ़्तार करना है और वो इसमें हम कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अब चूनिया समेत दीगर जो अज़ला हैं वो सेफ सिटी के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, जिन पर काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। डॉल्फिन फोर्स जो है वहाँ पे बना दी जाएगी ताकि बच्चों का अगर अगवा हो तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन हो सके। लेकिन किसी वज़ीर आला ने इस बात का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी ऑफिशियल ने इस बात को बताया कि इस किस्म के जो मुलजिम होते हैं वो ज़हनी तौर पर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, ज़हनी तौर पर ऐसे लोगों को जो पकड़े जाते हैं या पहले से FIR उन पर हैं,
उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनकी जो साइको प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। ये क्या सवाल हुआ वज़ीर आला से, और इस हवाले से भी आईजी पंजाब से कि अगर ये 2011 में गिरफ्तार हुआ था, बच्चे से ज्यादती के ही जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, 5 साल की सजा हुई थी, 1.5 साल में बाहर आ गया था, तो उसके बाद कोई कुछ किया उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त की पुलिस ने और अब तक पुलिस ने कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी काम के लिए? ऐसे ही जेल से बाहर आ गया और फिर 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, ये सवालात हुए उनसे? जी बिल्कुल, ये सवाल किया गया, हमारी तरफ से एक सवाल हुआ कि अब आपने इस पर एक्शन लिया है, सियासी हुकूमत ही इस पर एक्शन लेती है, लेकिन जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है उनका क्या काम है? बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसी सामने वाक़यात आए हैं। इन 4 बच्चों में भी 3 बच्चों के वालिदैन को पुलिस मुसलसल यही कही जा रही थी कि आप लोग तलाश करें, हम तलाश करते हैं। FIR तक दर्ज नहीं की गई थी। तो ये पॉइंट उठाया है उन्होंने मीडिया ने वहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर वही बात की है कि हम अपने वसाइल बुरकार ला रहे हैं और इस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और इस पर पूरा काम करेंगे। पहले से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब भी जो है इस हवाले से कोई सॉलिड चीज़ जो है सामने नहीं आई कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई मरबूत पॉलिसी बनाई गई हो। पुलिस वालों को पूछा जाए कि पुलिस हर वक्त यहाँ पर आती है, सियासतदान आते और चले जाते हैं, लेकिन पुलिस से और जितने महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों नहीं FIR दर्ज होती? क्यों नहीं बच्चे के अगवा के लिए पुलिस हरकत में आती? कि तो तमाम के तमाम जो सियासतदान है, CM ही इस पर एक्शन लेंगे तो ये बात होगी। ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि पुलिस के पास कि किसी बच्चे का अगर अगवा होता है या गुम होता है तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। लेकिन हकीकत में लाहौर समेत पूरे पंजाब में कहीं ये मिसाल नहीं है कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और फौरी तौर पर बच्चे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज हुआ हो। पुलिस की हत्तल-विसा कोशिश होती है कि जिसने FIR दी है उसको मुतमिन करके घर भेज दिया जाए और इस बात की यकीन दहानी की जाए कि आप बच्चा तलाश करें, हम भी करते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। ये बात वहाँ पर उठाई गई थी, लेकिन वहाँ पर भी CM ने वही सियासी जो बयान दिए जाते हैं माजी में भी और अब भी कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर निज़ाम ला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर निज़ाम आए ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। कम से कम अब ये हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाए। अगर वज़ीर आज़म ने खुद ने भी इस हवाले से वादा किया है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, आपके पास क्या इतलात हैं, कैसे इस मुलजिम तक पुलिस पहुंची है? DNA कराकर क्या मामला हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुलजिम को तलाश करने के लिए पुलिस को साइंसी बुनियादों पर काम करना चाहिए था। ये सबसे पहले ये होता है कि अगर इस किस्म के मुलजिम, आमतौर पे ये होता है कि जब भी एक कोई वारदात की जाए 90% ऐसे लोग वारदात दोबारा करते हैं जो जेल से छूटकर आए। तो सबसे पहले तो इन्हें उनका डाटा इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जब ये डाटा इकट्ठा नहीं हुआ और जो बच्चे जो इसने जून में जो पहला बच्चा इन्हें लेकर गया था, ज्यादती करके मारा उस अगस्त में, फिर सितंबर में, तो जो एक बच्चे के जो कपड़ों के ऊपर से जब इसके जिस्म से निकला हुआ मवाद मिला, तो उस पर जब ये तहकीक की तो माहिरीन ने ये कहा कि ये जो मवाद है ये किसी जवान आदमी का है। तो इस पर ये फैसला किया गया। चुनिया क्योंकि एक तहसील है छोटी सी, उसमें कम लोग हैं, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो इस वक्त लोग जवान लोग हैं उनके तमाम के ना ब्लड प्रोफाइल लिया जाए। इसमें इनकी ब्लड प्रोफाइल लेते होते तकरीबन कोई 1650 लोगों के ब्लड प्रोफाइल लिए गए और इन पर तकरीबन 24 मैचिंग के लिए 24 करोड़ खर्चा आया। और जब इस जो ये सुहेल शहजाद मुलजिम है, 29 सितंबर को इसका जो ब्लड प्रोफाइल लिया गया, इसका नंबर था 1471 नंबर था इसका। तो आज जब ये लिया गया और मैच किया गया, तो आज सुबह 9:30 बजे ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने कंफर्म किया कि इसका जो DNA है वो 4 बच्चों के DNA से मैच कर गया, जो इसके जिस्म से मवाद मिला था उससे भी मैच कर गया, और जो बच्चों की हड्डियों से हमने DNA उठाया तमाम के 4 बच्चों से मैच कर गया। क्यों एक ये बेसिकली पहले भी 2011 में इसी केस में पकड़ा गया था और ये उस वक्त रिक्शा चलाता था और ये रिक्शा चलाते हुए बच्चों को बिला पर सुलाकर जिस तरह बिठाकर ले जाता और ज्यादती करके उसको निशाना बनाता था, उसका अपना शिकार करके ये उसको बच्चे को मार देता था। अब इसके बाद जब इसका हुआ तो आज दोपहर 1:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है सुबह। फिर उसके बाद CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर मुलतवी कर दी गई कि इसे डबल कंफर्म कर लें। प्राइम मिनिस्टर को इत्तला की गई। जब इसको डबल कंफर्म कर लिया गया कि मुलजिम यही है, तो उसके बाद इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि मुलजिम वही है कि जिसका 4 बच्चों के साथ DNA इसका मैच कर गया
और उसके बाद अब इसका ट्रायल किया जाएगा और डे टू डे ट्रायल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम भी करेगी कि बच्चों को महफूज रखा जा सके। कसूर में ख़ासतौर से बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस के हवाले से जो वादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था वो भी पूरा करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अपोजिशन अजीब सूरत हाल का शिकार है। माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि अपोजिशन एहतजाज का ऐलान करती है, हुकूमत उसे एहतजाज ना करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है, फिर दूसरी जमातों से कहती है कि उस जमात को समझाया जाए। मगर अब अजीब काम हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज करना है, हुकूमत कह रही है जो करना है आप कर लें। नून लीग कह रही है आप एहतजाज आगे कर दें। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से कह रही है कि आप एहतजाज आगे कर लें। हुकूमत तीनों से कह रही है कि आप लोगों ने जो करना है कर लें। ये अजीब सा एक मामला बन गया है कि अपोजिशन की जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना को समझा रही हैं और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब उन दोनों ने फैसला किया है कि मौलाना से मिला जाएगा और एक मुश्तरका लाएमल तय किया जाएगा। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक, हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। अमीर साहब ये उलट क्यों हो रहा है? हुकूमत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं, जाके मौलाना को समझा रहे हैं कि आप ज़रा आगे कर दें मामला, क्या हो रहा है? ये अगर 2014 की जो सूरत हाल है अगर हम उससे कंपेयर करें तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब धरना दिया हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में और उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन भी कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सी जमातें जो हैं उन्होंने कोशिश की थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है उसके लिए मसाइल पैदा ना हों और उन्होंने जो तरीक़े इंसाफ है उसको मनाने की कोशिश की थी। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें MQM भी शामिल थी, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी और भी जमातें थीं। लेकिन आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और उसकी जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन है वो मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत जेलों के अंदर है, मेरी इतला के मुताबिक वो तो मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की हमायत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जमातों की जो क़यादत बाहर है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई, वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब अपना जो आज़ादी मार्च है उसको आगे ले जाएं और आज इनकी एक मीटिंग भी हुई है। लेकिन मैं आपको बहुत एतमाद के साथ ये बता सकता हूँ, पक्की खबर दे सकता हूँ कि ये जो आज इनकी मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की और उसके बाद जो उन्होंने एक प्रेस टॉक की है, तो उस प्रेस टॉक का जो कंटेंट है उसको एनालाइज़ करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने साथियों के साथ जो सलाह मशवरा किया है, तो उसमें उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भले जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहें, जितनी भी कोशिश कर लें, हमारा आज़ादी मार्च अक्टूबर ही में होगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा, मोस्ट प्रोबेबली 27 अक्टूबर को होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान तो अपना मौक़िफ़ तब्दील करने में बिल्कुल भी हमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये तमाम कोशिश नाकाम हो जाएगी और अल्टीमेटली इनको भी झुकी झुकी नज़रों के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, मगर ये झुकी झुकी नज़रों के साथ जो आना पड़ेगा, इसमें मजबूरी क्या है? जो क़यादत जेल से बाहर है वो अपने आप को जेल से बचाने के लिए कतरा रही है, या जो जेल के अंदर है वो बाहर आना चाहती है, उसको निकालने के लिए क़यादत कर रही है? ये मसलियत, ये दबाव है क्यों जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में? शाहजेब साहब, जो क़यादत जेल के अंदर है वो तो बाहर आने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, और ये भी मैं आपको बहुत एक एतमाद के साथ बता सकता हूँ कि मैंने खुद जो है इसको चेक किया है। नवाज़ शरीफ साहब के पास जो भी जाता है, कोई पैगाम लेके, कोई ऑफ़र लेके कि आप ये काम कर लें और आप बाहर आ सकते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब उससे कहते हैं यार ये बताओ कि आपकी ज़्यादा उम्र है या मेरी ज़्यादा उम्र है? वो कहते हैं जी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो पूछते हैं अच्छा आपको ज़्यादा बीमारियाँ या मुझे ज़्यादा बीमारियाँ हैं? वो कहते हैं जी आपको ज़्यादा बीमारियाँ हैं। वो कहते हैं आपको अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है या मुझे अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है? तो वो जवाब में कहते हैं जी नहीं नवाज़ शरीफ साहब, आप ही को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है, आपको बहुत बीमारियाँ हैं। तो फिर पूछते हैं अच्छा ये बताएं कि मुझे रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है या आपको रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है? तो वो कहते हैं नहीं जी आप ही को रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहते हैं यार मैं अगर मुझे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, मैं सबसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रहा होने की, मैं रहा नहीं होना चाहता, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो फिर अपना सा मुंह लेके वापस आ जाते हैं। और यही सूरत हाल आसिफ जरदारी साहब की है। उन्होंने भी अपने वकीलों को कहा कि मेरी दरख्वास्त ज़मानत आपने दायर नहीं करनी।
तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, कुछ लोग जो है वो उन्होंने बाहर अपना खेल बनाया हुआ है, वो इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, उधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, और तासुर ये दे रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं, हम जरदारी साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बाहर आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों ने अपने अपने तौर पे, नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम भिजवाया है, कोई आपके साथ आए या ना आए, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमारे कारकुन आपके साथ आएंगे। साहब, अगर ये जो जेल के अंदर की क़यादत है वो चाहती है कि आएँ, और बाहर की क़यादत है ना जिसने मोबिलाइज़ करना है, अगर ये कारकुनों को मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, झुकी झुकी आंखों से शिरकत करेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में क्या कारकुन मौलाना के मार्च में आ पाएंगे? देखें, ये तो आपको सवाल मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल कई मरतबा कर चुका हूँ, और इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ, और प्राइवेटली भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अतमाम हुज्जत के तौर पे उन्होंने ख़ुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो मैं पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से और बाकी जमातों से बात कर रहा हूँ, ये मेरा अतमाम हुज्जत है। मैं अतमाम हुज्जत के तौर पे इन पार्टियों को दावत दे रहा हूँ कि आइए हमारे साथ मिलके आप आज़ादी मार्च कीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा तैयारी है, हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम कई मिलियन मार्च कर चुके हैं, तो हमें अल्लाह का फजल है, उनको कोट कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह का फजल है, हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बगैर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि अगर उसकी पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं जाएगी तो उनका आज़ादी मार्च कामयाब नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है, और पीपल्स पार्टी को अगर ये गलत फहमी है तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा केस है जो इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि उस पर पाबंदी लग सकती है, मगर अगर वो केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ साबित हो जाए, क्या उसमें पेशरफ्त हो रही है? तफसील आपके सामने मामला रखेंगे एक बार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने मुखालफीन पर गैर कानूनी तरीके से आमदनी से ज़ायद असासे बनाने, ऑफशोर कंपनियों को अपनी जायदादें छुपाने के लिए इस्तेमाल करने और मनी ट्रेल ना देने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं। इसके मुकाबले में उनके अपने बारे में और अपनी जमात से मुताल्लिक दावा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, तमाम दस्तावेज और मनी ट्रेल मौजूद है। मगर एक मामला ऐसा है जिसमें कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से तहरीक इंसाफ पर तलवार ज़रूर लटक रही है। यह मामला तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का है। अगर इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर पाबंदी लग सकती है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर दरख्वास्त खुद तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में दायर की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि 2010 और 2011 में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की और ममनुआ ज़राए से फंडिंग की गई, और जिन अकाउंट्स में ये फंडिंग आई वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को अक्टूबर 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार बरकरार रखा। मार्च 2018 में इस केस की आखिरी कार्रवाई हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की थी, जिसकी हतमी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को इस केस से मुताल्लिक फैसला करना है। लेकिन 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी के इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बजाय उस पर तहरीक इंसाफ के एतराज आते रहे। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने पर 4 दरख्वास्तें दायर की थी, जिसे स्क्रूटनी कमेटी ने फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। और आज इन दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, जिसे 10 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। फैसला महफूज करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत की, जिसके दौरान तहरीक इंसाफ के वकील और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में कमेटी की कार्रवाई लीक होने पर अहम मुकालमा भी हुआ। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पार्टी फंड की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई की गलत खबरें लीक हो जाती हैं, इसको रोका जाए। गलत खबरें चलवाने का मकसद तहरीक इंसाफ को बदनाम करना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती की बुनियाद पर खबरें चलवाता है। इन दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 5.5 साल में आपके साथ हुआ क्या है जो बदनीयती का इल्जाम लगा रहे हैं? कहां बदनीयती है? आप सिर्फ काम का दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ मीडिया पर आ जाता है तो उसमें कमेटी का क्या कसूर? रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने तमाम मालूमात स्क्रूटनी कमेटी को फराहम की, मीडिया पर पगड़ी उछाल दी जाती है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ ने कोई मालूमात फराहम ही नहीं की, उनका मकसद सिर्फ केस में ताखीर करना है। ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरीकैन के बुकला के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, जो 10 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अब अहम बात यह है कि इसके बाद
क्या कम से कम जो ओरिजिनल केस है वो आगे बढ़ पाएगा, उसका क्या नतीजा आ जाएगा? अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे 5 साल हो गए हैं इस केस के हवाले से। अब अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आना है तो भी आए, क्योंकि इल्ज़ाम आपने लगाए हुए, अगर खिलाफ आना है तो भी सामने आए कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या नहीं। अब उम्मीद की जाए कम से कम इन एतराज़ात के निमटने के बाद जो असल केस है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये कोशिश कर चुका है, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है जो मुस्तरद हुई है, हाई कोर्ट में पिटिशन की है कि ये तमाम अमल सीक्रेट रखा जाए। अब वो सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं, ये सवाल पैदा होता है। आप दावा करते हैं आपके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट हैं, सीक्रेट इसलिए रखना चाहते हैं कि ये जो अकाउंट्स हैं और ये जो तमाम तफसीलात हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे मेगा करप्शन हुई है, मेगा इलीगैलिटी है, गैर कानूनी ज़राए से फंडिंग आई है, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोले गए हैं, अमेरिका में कंपनी रजिस्टर की गई है, वो तमाम तफसीलात अवाम के सामने आ जाएगी। तो जब वो अवाम के सामने आ गई तो ये जो एक रेत का इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है कि हम ऑनेस्ट हैं, वो करप्ट हैं, हम बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं, वो डिसऑनेस्ट है और गैर कानूनी रास्ते। तो वो जो भरम है जिसे हम कहते हैं एक आटे की नाक होती है, वो ख़त्म होती है। तो सीक्रेसी के पीछे ये उनकी एक सोच है कि किसी तरह ये सारा अमल सीक्रेट रखा जाए। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ, वो और ये मामला आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया कि जी ये मीडिया में जाके इस अमल की मालूमात जो है वो फराम करते हैं, प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुनाने की कोशिश की। मगर अब ये फैसला तो 10 अक्टूबर को दे देगी ना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाएगा, तो केस बुनियादी तौर पर आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ अगर इल्जामात से बरी होती है तो बरी हो, आपके इल्जामात गलत हैं तो साबित हो, दुरुस्त है तो भी साबित हो, कम से कम उस तरफ बढ़ेगा मामला। मैं इसी सवाल पे आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले पस मंजर देना चाहता हूँ। अब जो तीसरी इनकी हिकमत अमली है वो ये कहते हैं कि जब स्टेट बैंक के जरिए जो पीटीआई के अकाउंट्स आए, आज ये डिस्क्लोज हुआ कि जी 23 अकाउंट्स तो कमेटी ने रिकग्नाइज किए उनके आए, बेशतर इनमें से वो अकाउंट्स हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। लॉयड्स बैंक लंदन में इनके 2 अकाउंट्स हैं, इनके अपने सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ने टीवी पे आके तस्लीम किया हमारे 2 अकाउंट्स हैं। हमने डच वो उसकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क का एविडेंस दिया, ऑस्ट्रेलिया में इंसाफ इनकॉर्पोरेटेड का एविडेंस दिया, मिडल ईस्ट से जो फंडिंग है, लंदन में अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर की। अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि ये जो अकाउंट्स आए हैं इसको इस केस से अलग कर दें कि ये इस केस के परव्यू से बाहर है, जबकि हमने ओरिजिनल पिटीशन जो दी है उसमें हमने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, कोई कंपनी कोई जो भी है, वो तमाम तफसीलात इस स्क्रूटनी में और इस प्रोब में आने चाहिए, और हमने उसके शवाहिद दिए, सैम्पल एविडेंस दिया। तो ये जो अब इनकी हिकमत अमली वो क्या है, मेरी मेंबरशिप को बदस्तूर चैलेंज करना, दूसरी बात ये जो 23 अकाउंट आए इसको किसी तरह से मेन केस से अलग कर देना, और अगर ये केस से अलग हो जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि बाकी एविडेंस तो अमेरिका से, अमेरिका का एविडेंस है, ये तो वेबसाइट से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आया, ये डेनमार्क का एविडेंस है, मिडल ईस्ट का एविडेंस हम देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि अकाउंट्स पीछे रह गए, छुप गए। तो ये एक बड़ी सोची समझी मंसूबे के तहत ये चल रहे हैं। अब ये स्टेट बैंक से पूरे पाकिस्तान के बैंक का ये रिकॉर्ड आया है, और मैं ये दावे से कहता हूं कि उन अकाउंट्स में पब्लिक के सामने पेश होनी चाहिए डिटेल्स। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये पब्लिक का हक बनता है, पता चले, जब पता चलेगा तो मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि हमारी आवाम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा था। यहाँ पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए, और टॉप लीडरशिप उन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर रही थी, और ये वो बैंक अकाउंट्स है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज तक नहीं किए। तो अब कमेटी का काम है, हमने पहले से भी ये कहा हुआ है कि भाई हमें आप कमेटी में ना बुलाएं, अगर नहीं बुलाएं, आपके पास सबूत मौजूद है, आप रिपोर्ट पेश करें और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो ये एक लिहाज से पेशरफ्त भी है। 10 तारीख को इन एप्लीकेशंस पे इलेक्शन कमीशन फैसला भी सुनाएगा। हम तवक्को रखेंगे कि 10 तारीख को आइंदा का लाएमल, और हम ये समझते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट जो ही सामने आती है, 10 को आती है, बाद में आती है, उसके फ़ौरन बाद डेली बेसिस पे हेयरिंग करके इस पे फैसला करें, ताकि पाकिस्तान की सियासत इस केस से बदल सकती है।
क्यों? क्योंकि सियासी जमातें बुनियाद हैं अच्छी सियासत की या गंदी सियासत की। अगर सियासी जमातें कानून के नीचे हैं, अगर सियासी जमातों की लीडरशिप जो है वो बादशाह नहीं है बल्कि कानून के बहुत मातहत शुक्रिया है। अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नेंस पर मुसलसल सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि BRT खुद बनाने का फैसला किया पेशावर की, वो तहरीक इंसाफ से बन नहीं रही। 80% काम ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट का, ट्रेन प्रोजेक्ट का छोड़ गए थे करके, और उसकी टेस्ट ड्राइव भी करके चले गए थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी तहरीक इंसाफ से नहीं बन रही। कहा था फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, उसके नतीजे भी नहीं रखे। हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें तफसील से बात की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब। कब ऑरेंज लाइन चलेगी, क्यों तहरीक इंसाफ से काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तफसील साहब से आपके सामने मामला रखेंगे ब्रेक के बाद।